हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिदीन और आज हम बात करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने फंडामेंटल इक्वेशंस पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स की और फ्री एनर्जीज और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके थे और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस क्या है, सेकंड लॉ क्या होता है और सेकंड लॉ की लिमिटेशंस क्या होती है, थर्ड लॉ क्या होता है और थर्ड लॉ की लिमिटेशंस क्या होती है, उन सभी को आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लिमिटेशंस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। सबसे पहले लिमिटेशन देखते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जस्ट टेल अबाउट इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमको टेम्परेचर की इक्वालिटी के बारे में बताता है। इट डज नॉट गिव एनी ड्यू हाउ द हीट इज बीइंग ट्रांसफर, यानी कि ये हमको कोई भी हीट के ट्रांसफर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। इट डज नॉट स्पीक ऑफ एनर्जी कन्वेंशन, यानी कि एनर्जी कन्वेंशन के बारे में भी ये लॉ जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो हमको नहीं बताता है। जैसा कि हमने जीरोथ लॉ के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास में कोई दो सिस्टम है, किसी तीसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं, तो वो आपस में भी क्या होगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होगे। ये बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है, यानी कि ये टेम्परेचर की इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन हीट के ट्रांसफर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा था और एनर्जी के कन्वेंशन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे रहा था। दूसरा लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ जीरोथ लॉ इज दैट इट कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम अदर लॉज, यानी कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किसी भी अदर लॉज से डिराइव नहीं कर सकते एंड कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अदर काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी किसी भी अदर काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सबसे पहला लिमिटेशन देखते हैं। द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दैट it does not say anything about the source of heat and direction of flow of heat, यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हीट के सोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं देता और डायरेक्शन एंड फ्लो ऑफ हीट के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। दूसरा जो हमारा लिमिटेशन है वो देखते हैं। इट डज नॉट से एनीथिंग वेदर द प्रोसेस इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉट, यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये नहीं बताता कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। ठीक है। तीसरा जो हमारा लिमिटेशन है वो देखते हैं। दिस डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई द नेचुरल प्रोसेस आर यूनिडायरेक्शनल, यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये नहीं बताता कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल क्यों होते हैं, वो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। चौथा जो हमारा लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ का वो क्या है देखते हैं। दिस लॉ से दैट ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इंटरकन्वर्टेबल, मतलब कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती है वो कैसी होती है, इंटरकन्वर्टेबल होती है, यानी आपस में कन्वर्ट हो सकती है। बट डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट एंड ईज ऑफ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ फॉर्म ऑफ अदर, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कह रहा है कि जो हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती है वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती है, लेकिन ये इसके एक्सटेंट और किस आसानी से वो कन्वर्ट होती है वो इसके बारे में नहीं बताता है। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं पांचवी लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। वर्क कैन बी कन्वर्ट इनटू ए हीट कंप्लीटली बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क विदाउट लिविंग ए परमानेंट इफेक्ट, यानी कि ये बोल रहा है कि जो वर्क होता है वो हीट के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हीट जो होती है वो बिना किसी परमानेंट इफेक्ट के कंप्लीटली वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। दिस ऑब्जर्वेशन इज नॉट एक्सप्लेन बाय दिस लॉ, यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। क्या किस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता कि जो वर्क होता है वो तो कंप्लीटली हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो हीट है उसको कंप्लीटली वर्क के अंदर कन्वर्ट होने के लिए किसी परमानेंट इफेक्ट की जरूरत पड़ती है, तभी वो कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो इस चीज को जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं करता है। अब छठी लिमिटेशन की बात करते हैं। छठी लिमिटेशन है एक्चुअल प्रैक्टिस द हीट डज नॉट कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू वर्क, यानी कि जो हीट जो होती है वो कंप्लीटली वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, जैसा कि हमने देखा। इफ इट इज वुड हैव बीन पॉसिबल टू कन्वर्ट द होल हीट इनटू वर्क, अगर देखो हमारे पास में क्या होगा, अगर वर्क जो हीट है वो कंप्लीटली वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाए, अगर तो क्या हो सकता है, अगर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, देन वी वुड ड्राइव शिप अक्रॉस द ओशन बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द
वाटर फ्रॉम ओशन। देखो अगर हमारे पास में हीट जो है कंप्लीटली वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो जो ओशन होता है उससे वाटर, ओशन का जो वाटर होता है उससे हम हीट को एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर शिप को चला सकते हैं। ये इसका लिमिटेशन बोल रहा है कि अगर हीट कंप्लीटली वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो जो ओशन का वाटर होता है उससे हम हीट को एक्सट्रैक्ट करके उसके शिप को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ओशन के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट the work can always completely converted into heat but heat cannot be converted into work without leaving permanent effect। यानी जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है वो क्या कह रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स कह रहा है कि जो वर्क होता है वो कंप्लीटली हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो हीट होती है वो कन्वर्ट नहीं होती कंप्लीटली वर्क के अंदर बिना किसी परमानेंट इफेक्ट के। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। ठीक है, जो हमारे पास में जो फ्रैक्शन ऑफ हीट होती है वही क्या होती है, यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट होती है। बाकी जितनी भी हीट होती है वो क्या होती है, अनअवेलेबल और अनकन्वर्टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ एनी प्रोसेस। यानी कि जो जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती है उसको हम हीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती है जैसे कि इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी वगैरह, उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, हीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हीट जो होती है उसको किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी या किसी भी प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये हमको क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। सो गाइस अभी हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, या कंक्लूजन एंड लिमिटेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सबसे पहला हमारे पास में जो कंक्लूजन है या लिमिटेशन है उनके अंदर देखते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ जो सेकेंड लॉ टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यानी कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो डायरेक्शन एंड फ्लो ऑफ हीट को एक्सप्लेन करता है। ये कंक्लूजन है बेसिकली। सेकेंड हम बात करते हैं, दिस इज नो डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोई डेरिवेशन नहीं होता। इट इज बेस्ड ऑन ओनली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका किसी भी प्रकार का कोई डेरिवेशन नहीं है, ये खाली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, द सेकेंड लॉ अप्लाई टू रिवर्सिबल साइक्लिक ऑपरेशन ओनली। यानी कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ओनली रिवर्सिबल साइक्लिक ऑपरेशंस पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। चौथी चीज बात करते हैं, इंक्रीज इन रैंडमनेस फेवर द स्पॉन्टेनियस चेंज। यानी कि जब हमारे पास में क्या होता है, रैंडमनेस इंक्रीज होती है तो वो किस चीज को फेवर करती है, स्पॉन्टेनिटी को, यानी स्पॉन्टेनियस चेंज को फेवर करती है। ये क्या है, लिमिटेशंस एंड कंक्लूजन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो गाइस अभी हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल एट टेम्परेचर 0 केल्विन इज इक्वल टू 0। यानी कि कह रहा है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब हमारे पास में परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी एट टेम्परेचर 0 केल्विन, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो हमारे पास में क्या होता है, परफेक्ट क्रिस्टल की जो एंट्रोपी होती है वो 0 के इक्वल होती है। या फिर हम बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक द एंट्रोपी ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड डिक्रीज विद डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन। यानी कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हमारे पास में एंट्रोपी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इस तरीके से होता है। सो गाइज अभी हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले लिमिटेशन देखते हैं, ओनली परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड ओबे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा था कि जो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है उस पे क्या होती है, एंट्रोपी 0 के इक्वल होती है। तो ये सिर्फ जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनके लिए ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। दूसरी चीज बोल रही है कि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, उनके लिए क्या होता है कि जो एंट्रोपी होती है वो 0 से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 0 होती है एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए क्या होता है, ये 0 के इक्वल होता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो होता है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड इसको फॉलो नहीं करता। जैसे कि हमारे पास में सॉलिड हैव ए आइसोटोप, अगर सॉलिड का कोई आइसोटोप है तो उसके लिए भी क्या होगा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी जो एंट्रोपी होगी वो क्या नहीं होगी, 0 के इक्वल
नहीं होगी। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या पढ़ी, लिमिटेशन पढ़ी, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन पढ़ी, सेकंड लॉ पढ़ा और सेकंड लॉ की लिमिटेशंस पढ़ी, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा और थर्ड लॉ की लिमिटेशंस पढ़ी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल्सो गिव द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप ये पूरा कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।